हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। चैप्टर 16 ऑफ लूसेंट बायोलॉजी। ठीक है ना, लूसेंट जीके का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू अ रिच टेपेस्ट्री। सिंपल समझना, ये दो चीज बता रहे हैं। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो विटामिन सी के प्रॉपर्टीज को बताया था कि बहुत सारे गुण हैं। क्या क्या गुण है? पहले तो कॉमन कोल्ड को क्योर कर सकता है और बाद में ये प्रिवेंट कर सकता है किससे, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं ना उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। ध्यान देना, ये बता रहा है कि विटामिन सी दो काम कर सकते हैं। एक काम तो कर सकते हैं कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो बताना ये कौन से मेजर साइंटिफिक फिगर थे जिन्होंने ये बात बोली। ये है लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानना नहीं है, बस हम विटामिन सी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले समझिए विटामिन बी और सी। ध्यान देना, आपको पता है विटामिन दो टाइप का होते हैं। एक होते हैं जो फैट में सॉल्युबल हो जाता है और एक होता है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ध्यान देना, फैट में पिघल जाता है, फैट में, और एक होता है वाटर में। दो विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सोलुबल होता है, उसको हम बोलते हैं WBC, यानी वाटर में सोलुबल होने वाले दो विटामिन है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। बाकी जो है फैट में सोलुबल होते हैं। और एक और चीज, जो विटामिन वाटर में सोलुबल होते हैं ना, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? यूरिन में। मतलब यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं, जो जरूरत पड़ती है वो निकल जाते हैं। बाकी मतलब जो जरूरत पड़ती है शरीर में रह जाता है, थ्रू इसके थ्रू निकल जाते हैं। और जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है ना? अब विटामिन सी तो वाटर सोल्युबल है, और विटामिन सी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा कोई विटामिन लॉस होता है तो है विटामिन सी। खाना बनाने वक्त सबसे ज़्यादा कोई लॉस होता है वो है विटामिन सी। क्लियर? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और क्या काम करता है? स्कर्वी। अगर विटामिन सी की कमी है हमारे शरीर में तो हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है? एक घाव टाइप का हो जाएगा। मान लो घाव हो जाएगा तो हमें घाव जल्दी ठीक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन की कमी है। और विटामिन सी इवन इन्फेक्शन से भी लड़ता है। ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ता है। और एक और चीज, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको भी हेल्प करता है। जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसको हेल्प करता है। और एक और चीज है, विटामिन सी सिर्फ आपको मिलेंगे जो प्लांट के प्रोडक्ट है ना उससे मिलते हैं। विटामिन सी आपको एनिमल के प्रोडक्ट से नहीं मिलेंगे। विटामिन सी आपको एनिमल के प्रोडक्ट से नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, पिछले साल बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी का सबसे घटिया सोर्स कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया था, 5 ऑप्शन होता है, उसमें बताया था विटामिन सी का सबसे घटिया सोर्स कौन सा है। तो उसमें एक मिल्क था। और मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क आता है एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। अगर हमें पता होता है कि विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ प्लांट से आता है, एनिमल से नहीं आता, तो हमें हो जाता। क्या क्या याद रखना है? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट में विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी वाटर सोल्युबल है, ये याद है ना? ठीक है, चलो बाकी आगे करते जाएंगे जैसे याद है। ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन द मेडाइवल हिस्ट्री गिवन बिलो, व्हिच वन ऑफ द फर्स्ट टू टेक्स प्लेस। देखो इसमें आपको ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बताना है सबसे पहले इसमें से कौन सा हो गया था। आपको डेट वेट कुछ भी नहीं याद रखना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले हुआ, या बाईपास सर्जरी, या प्लास्टिक सर्जरी, या टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले। आपको खुद लगता नहीं कि ऑर्गन तो एक नॉर्मल चीज हो जाएगा ना, ये सब थोड़ा सा और टेक्नोलॉजिकल हो गया। प्लास्टिक सर्जरी, बाइस पे। अब खुद सोचो ना कि सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है जरूरत होती है तभी साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है, ये हम सबको पता है। तो जैसे अभी लोग मार्स पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई जरूरत पड़ी है। अभी लोग इलेक्ट्रिक कार क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई जरूरत है। ठीक है,
तो उस समय सबसे पहले आपको नहीं लगता सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होगी, ये इसलिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट ऑफ विच 15 आर मेटल, ठीक है ना। 15 मेटल्स होते हैं, मतलब 27 तो चाहिए ही चाहिए उनको न्यूट्रिएंट, उसमें से 15 मेटल होते हैं। एमॉन्ग दीज दोज रिक्वायर इन मेजर क्वांटिटीज, देखो कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ होते हैं माइक्रो का मतलब भाई बहुत कम चाहिए, तो आपको ज़्यादा कौन चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए मैक्रो, ठीक है। तो आपको बस यही बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से मैक्रो कौन सा है, देखो ना मेजर क्वांटिटी, भाई ज़्यादा चाहिए, हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैक्रो कौन कौन है जो ज़्यादा यूज होता है, माइक्रो कौन कौन है जो कम यूज होता है, पहले यहीं पे मैं बताता हूँ। और देखो सबसे पहले मैं मैक्रो बताता हूँ, मैक्रो। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आता आ जाएगा ना, आपको ये भी पता होना चाहिए मैक्रो में जो जो है ना उसका क्या यूज है, मैं आगे भी बताता भी चलूंगा जब क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले कैल्शियम यूज कर लो भाई, ठीक है ना, कैल्शियम यूज कर लो, नहीं तो रिकेट्स वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा बोन्स कमजोर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड है, ये सिंपल याद रखो, ये बोन से रिलेटेड है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। उसके अलावे कैल्शियम के बाद बात करें तो होता है सोडियम। सोडियम मिलता है कहाँ, टेबल सॉल्ट पे मिलता है, और ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी के जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है ना उसको मेंटेन करके रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी गेम वगैरह होता रहता है, जैसे आपने अगर क्रिकेट वगैरह को फॉलो करे तो कभी कभी जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो क्रैम्प्स आ जाते हैं प्लेयर को, क्यों, सोडियम के कमी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना जब निकलता है ना तो शरीर में से क्योंकि सॉल्ट भी निकल रहा है, तो सोडियम, आपको पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी तो निकल रहा है ना शरीर से बाहर, तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे। समझ में आने कहाँ मिलता है, टेबल सॉल्ट। उसके बाद है पोटेशियम। आगे मैं इसको और भी बताऊंगा। इसमें जो नर्व इम्पल्स होते हैं ना ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं, जो हमारा तो ठीक से दिमाग ठीक से काम करना नहीं बंद करेगा, जो नर्व, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नर्व से बना है, नर्व का जो ट्रांसमिट, जैसे आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, नर्व ट्रांसमिट ठीक से नहीं होता है। उसके बाद है पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस, फिर है मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना मैं इन सब का भी यूज बताते जाऊंगा, इसी पेज में बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ इतना तो समझ गए मैक्रो कौन कौन है। उसके अलावा माइक्रो भी बता देता हूँ। जैसे हमें आयरन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, कोबाल्ट की, कॉपर की, प्लीज आप एटलीस्ट ये सब याद सकते हो ना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना, कॉपर, कोबाल्ट, यहाँ पे आएगा जिंक, आयोडीन जो हमें सॉल्ट में मिलता है, फ्लोरीन, मैग्नीज, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं है, मैग्नीशियम एक मैक्रो है लेकिन मैग्नीज एक माइक्रो है, याद रखिए, माइक्रो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, माइक्रो कम चाहिए हमें। उसके बाद है मॉलिबेंडम, मॉलिबेंडेनम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको साफ साफ दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप कॉपर को हटा सकते हैं कि कॉपर एक कौन सा है, माइक्रो है, मॉलिबेंडनम भी माइक्रो है, मैग्नीज भी माइक्रो। ऑप्शन छाटना सीखो, कॉपर हटाओ, ऑप्शन छाटना सीखो, पता चलेगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम यहाँ, ठीक है ना। चलिए इवन सल्फर भी है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, मैच करना है आपको विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। देखो जो हार्मोन होते हैं ना, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। पहले बताता हूँ कहाँ से रिलीज होता है।
ये तो हार्मोन, देखो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं। एक एंडो से रिलीज होता है हार्मोन, एंडो से हार्मोन रिलीज होता है, और एक्सो से रिलीज होता है एंजाइम। और एंडो से जो रिलीज होता है उसके लिए स्पेशल डक्ट नहीं चाहिए होता है, आपको पता है स्पेशल डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है, ये ब्लड में मिक्स कर जाता है ब्लड में। लेकिन जो एक्सोक्राइन, इससे एंजाइम रिलीज होता है, इसके लिए स्पेशल डक्ट चाहिए होता है, जैसे लैक्राइमल ग्लैंड, जैसे आंसू निकलते हैं शरीर से, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, ये सब बात। तो एंजाइम जो है वो पेप्सिन है, ठीक है ना, पेप्सिन और रेनिन, ये स्टोमक से रिलीज होते हैं, हमें पता है, ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्टेरॉन और उसका रिलैक्सिन, ये तीनों क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। तो सी भी हमें कर रहा है, तो सी का 4 यहाँ है और यहाँ है। बी का 1 यही है, तो आंसर तो हमें मिल ही गया डी, ठीक है ना, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन आंसर तो मिले नहीं, देखो सॉरी, सी का 4 ठीक है, बी का 1 यहाँ पे है ना, तो ये नहीं ना होगा, तो ये आंसर होगा। यानी विटामिन का किसका एग्जाम्पल है, कैरोटीन, और प्रोटीन है केराटिन। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा क्योंकि इसके बारे में कर लिए, विटामिन और प्रोटीन के बारे में। एक है क्या है, कैरोटीन, मैं बता देता हूँ। कैरोटीन को हम इन जनरल बीटा कैरोटीन बोलते हैं, मतलब बीटा कैरोटीन एक्चुअल नाम है, हम कैरोटीन बोलते हैं। ये इसको हम कैरेटेनॉइड भी बोलते हैं। और ये मिलता कहाँ है, एक चीज़ तो आप नाम से पता चले, कैरेट से मिलता है, कैरेट। उसके अलावा स्वीट पोटैटो और और उसके अलावा इसको इतना ठीक है। तो इसको एक और नाम बोलते हैं, कैरोटीन या बीटा कैरोटीन को एक और चीज़ बोलते हैं, प्रोविटामिन। तो अब शरीर को क्या मिलता है इससे, शरीर को इससे विटामिन, कौन सा विटामिन मिलता है भाई, विटामिन ए क्या है, क्या विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल है, यस फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए एक और है केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर, स्किन और नेल्स बने होते हैं। केराटिन एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, समझ में ना, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। जब इसको एक बारी काट दोगे ना तो फिर से ये आ जाएगा केराटिन। चलिए, जो हमारे नाखून वगैरह बने होते हैं ना, केराटिन से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लाइसिन, सेरीन और ट्रायोसिन, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन है एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। देखो सबसे पहले होते हैं एमिनो एसिड, क्या मतलब है, सिंपल देखो, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड, ठीक है। और एक्चुअली तो आप एक चीज, तो प्रोटीन इससे बना होता है। सबसे पहले एक चीज याद रखें, पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है 4 चीज। देखो जनरली हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह में प्रेजेंट होता है CHO, लेकिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है CHO तो होता ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका N नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड होता है ना, उसमें से 12 तो हमारे बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाएगा, यानी इसके लिए आपको स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होगी। जिसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब हमें खाना ही नहीं है इसके लिए। लेकिन जो 8 टाइप के होते नहीं, हमारा बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको लोग बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके लिए आपको खाना पड़ेगा, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड खाना होता है वो खाना पड़ेगा, क्लियर है ना। उसके बाद हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नॉन एसेंशियल है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन
ग्लाइसिन, सेरीन और ट्रायोसिन, भाई ये तो एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, हमारा बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज कर लेना, क्या जरूरत है इसकी, हटाओ। तो ए गलत है, ए गलत का एक ही ऑप्शन है ये वाला। और एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इसके लिए ऊपर से फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिफ्थ का डी। चलिए अब कुछ बीमारी है और आपको बताना है कैसे होगा, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। एड्स, आप देखो इसको सेकंड ऑप्शन को आप सीधा सीधा बाहर कर सकते हैं पहले। एड्स तो भाई एक वायरल है ना, तो बैक्टीरिया हटाओ, तो 2 ऑप्शन सीधा सीधा गया। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, ये हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है जेनेटिकली, हेरिडिटरी होती है, तो 3 ऑप्शन को भी हटाओ। अब देखो 1 और 4 है, पोलियो, जापानीज वी इंसेफेलाइटिस और प्लेग। और इसमें भी साफ साफ एक चीज और पता है, प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे पोलियो है, जापानीज वी इंसेफेलाइटिस, ये सब वायरल है, लेकिन प्लेग को आप सीधा सीधा बाहर कर सकते हो, तो 4 ऑप्शन सीधा सीधा बाहर। ए नन ऑफ दिस करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, Which one of the following antimicrobial drug is suited for treatment of both tuberculosis और leprosy? जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है और इससे आप टीबी भी ठीक कर लेते हो और लेप्रोसी भी ठीक हो जाता है, ये कौन सा ड्रग है ये आपको बताना है। ये है रिफैम्पिसिन, ठीक है, ये जरूर न्यूज में रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इट बिगेन एज अ सिंगल सेल, मैं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो इससे पढ़ रहा हूँ। इट बिगेन्स एज अ सिंगल सेल एंड ग्रो इनटू ए मर्सिलेस डिजीज दैट क्लेम मिलियन ऑफ लाइफ ईयर आफ्टर ईयर, बट साइंटिस्ट आर स्टेडली अनलॉकिंग इट्स मिस्ट्रीज, मतलब बहुत डेथ हुआ फिर भी साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा है। एंड द फाइट अगेंस्ट इट मे नाउ हैव द रीच ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, नाउ डिस्कवरीज प्रोमिस्ड, भाई ये ऑलमोस्ट 25 साल पहले का क्वेश्चन बता रहा है। बेटर थेरापीज एंड होप इन द वॉर अगेंस्ट द डिजीज रेफर टू द, देखो ये पुरानी बातें लिखी, अब तो इसकी बहुत सारा इलाज हो गया है। कैंसर की बात करें, कैंसर में एक्चुअली सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है ना, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। चलिए, द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी condition that needed to be given top priority for remedial action in India today, ये today in the sense बहुत पहले की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ उस समय प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, और ये प्रॉब्लम उस समय थी, मैं बताता हूँ, जीरोफैथैलेमिया, ये अब के नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपल याद कर लो, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रोग है। अभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे हम फूड खा लेते हैं, इसमें कौन सा फूड है जो एनर्जी हमें देता है, एनर्जी देने वाला फूड है फैट और कार्बोहाइड्रेट। एक चीज जो फैट ज्यादा एनर्जी देता है, याद होगा, लेकिन हमारे बॉडी में देर से सिंथेसाइज होता है, मतलब हमारा बॉडी इसको बहुत टाइम लेता है इसको पचाने वगैरह में। कार्बोहाइड्रेट जल्दी दे देता है इसको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। भले ही ज़्यादा फैट देता है, ऑलमोस्ट डबल देता है, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग इसको बोलते हैं प्रोटीन। और एक होता है जो बीमारियों से लड़ता है जिसको हम प्रोटेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कंपोनेंट है मिनरल में आप मैक्रो की बात कर लो या माइक्रो, और विटामिन, ठीक है। चलिए, स्कर्बी इज ए कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसके बारे में मैंने आपको बहुत चीज बता दिया था 10th क्वेश्चन के बारे में, अभी पहला जब क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड, ये सब ऑप्शन क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ए का भी क्वेश्चन आएगा, के का भी क्वेश्चन आएगा, डी का भी क्वेश्चन है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी व्हेन आयरन करंट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल, ठीक है ना। सिंपल समझो, नर्व सेल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जब करंट ट्रैवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना।
The magnetic field inside the body forms a basis of obtaining the image of different parts and इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं बताइए, इस टेक्निक को हम बोलते हैं MRI। ठीक है, पहले इसका देखिए फुल फॉर्म इसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये हमारे बॉडी को स्कैन करता है और थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव, और ये डिटेल्ड इमेज लेते हैं, जो जो एक एक चीज होते हैं बॉडी का इंटरनली उसका इमेज ले लेते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। Which one of the following is used in the treatment of blood cancer? इसमें यूज होता है कोवाल 60। तो क्या इसमें कोवाल 60 के टैबलेट खाया जाता है ठीक है? नहीं यार, एक्चुअली इसमें किया जाता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी की मदद से हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, और वो क्या काम करता है, उसका काम है कि जो ट्यूमर टिश्यू है ना, जो जहाँ जिस सेल में प्रॉब्लम हो गया है, जिस सेल में, उस सेल को ही खत्म कर देता है डायरेक्टली। ठीक है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? वेटनरी के फील्ड में रिसर्च करना है, ध्यान देना, जानवरों के फील्ड में, जानवरों के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे न कैसे करके इंडिजीनियस वाले जानवर, ऐसे ऐसे बातें। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको याद करना है। देखो एक आपको लुसेंट के मिसलेनियस में है बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ से मत देखो, जो प्रीवियस ईयर में आया है जो इम्पोर्टेंट है बस वो देख लो। तो यूपी पीसीएस में आया है 2016 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बरेली। हम थोड़ा सा गेस कर सकते थे, फिर भी यूपी में 2 ऑप्शन था। ठीक है ना। अगर देखो ये भी गेस तभी आप करना जब आपको बिल्कुल नहीं आता हो और क्वेश्चन कम रहा हो, नहीं तो नहीं करना। Which one of the following is an important source of विटामिन ई? तो सबसे पहले समझो विटामिन ई है क्या, विटामिन ई है क्या, कहाँ पे जरूरत होती है। देखो विटामिन ई एक है फैट सोलुबल, और विटामिन ए को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक है ना। और ये एक्चुअली एंटी एस्टेराइल होता है। विटामिन ई की कमी हो जाएगी ना हमारे बॉडी में, तो जो बच्चा देने की ताकत होती है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब जो मेल वगैरह या फीमेल जो भी होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। ये मिलता है, खाना मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल खाओगे ना उसमें मिलेगा। ठीक है ना। और इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल याद रखना, टोकोफेरॉल। जिस तरह हमने विटामिन सी को बोला एस्कॉर्बिक एसिड, इसी तरह विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। एक खाना है यहाँ पे, ये ऑप्शन है व्हीट जर्म ऑयल, उसमें मिलेगा व्हीट जर्म ऑयल में। इवन इसमें मिल्क से भी मिल सकता है, आपको मिल्क से मिलेगा और मीट से मिलेगा। मीट ऑप्शन नहीं ना, मीट मिल्क वगैरह से मिलता है। और एक और ये काम करता है, जो विटामिन ए का ऑक्सीडेशन होता है ना उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। चलिए 14 तक हो गया। 15 सबसे पहले देखिए कोवाल्ट का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अभी हमने देखा। तो बी का 3, यानी ये दोनों ऑप्शन पहले ही गायब। अब देखो और भी एक और अच्छा से होगा, आयोडीन का, वो सी का 1। तो यानी ये दोनों गायब है ना भाई, अभी भी फंसा रहा है हमें, यानी और पता होना चाहिए भाई। आराम से पता चला यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कार्बन का यूज होता है कैलकुलेशन द एज ऑफ द अर्थ, कार्बन 14 का यूज होता है उसमें। ठीक है ना, कार्बन 14 का यूज होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था, CAPF में आया था। क्यूनिन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में एक इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है क्यूनिन। ठीक है। अब आपको बताना है क्यूनिन कहाँ पे मिलता है। क्यूनिन जो एक प्लांट होता है चिनकोना, उसके छिलके में मिलता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक तो होता है प्रोटोजोआ से और सारी कई बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एक जो होता है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, डायरिया और कालाजार, ये सब होता है किसे? प्रोटोजोआ से। ठीक है ना, प्रोटोजोआ। एक चीज और याद करा दूं आपको,
प्रोटोजोआ एक स्पेशल किंगडम में है और ये यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट नहीं, तो यूकैरियोट होता है, ठीक है ना। सिंगल सेल होता है। और प्रोटोजोआ दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना, प्रोटोजोआ दो टाइप के होते हैं, एक हो फ्री लिविंग और एक होता है पैरासाइट। अब खुद सोचो यार, जो फ्री लिविंग करेगा वो हमारे शरीर पे क्या करने आएगा, यानी जो फ्री लिविंग होगा वो हमें इम्पैक्ट नहीं कर सकता हमें। तो जो पैरासाइट वाला होगा वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें बीमार करेगा, ठीक है ना। तो मलेरिया किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है, आरबीसी को भी डैमेज करता है और लीवर को भी डैमेज करता है, ठीक है। और पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। और ये पैरासाइट किसके शरीर पे बैठ के आता है हमारे पास, किसके शरीर पे, ये है फीमेल एनोफेलिस, ये कैरियर का नाम है फीमेल एनोफेलिस, ठीक है ना। फीमेल मतलब जो मॉस्किटो होती है ना, जिसका नाम है फीमेल एनोफेलिस, ये लाती है इस पैरासाइट को अपने शरीर पे बैठा के और हमारे अंदर डाल देती है, ठीक है ना। और इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर हो जाता है, सिवरिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, ये सब क्लियर। डाउन सिंड्रोम इज कॉज, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, देखो हमारे बॉडी में सबसे पहले 46 क्रोमोजोम होते हैं, 46 में से 44 जो होते हैं उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं और 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। इसमें से XY होता है मेल में, XX होता है फीमेल में, ये सब बात हमें पता है। तो ये कैसे होता है एक्चुअली, जो जैसे मान लो 22 क्रोमोजोम है वो ऑटोसोम है, इसमें डबल डबल होते हैं हमेशा, और जो 23वां होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ये तो या तो मेल में XX होते हैं, फीमेल में XY होते हैं, Y थोड़ा छोटा होता है अगर लेंथ वाइज देखे तो, ठीक है। तो लेकिन ये होता क्या, 21वां जो क्रोमोजोम होता है ना, होना चाहिए तो 2 लेकिन हो जाता है 3, ठीक है ना, हो जाता है 3। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रायोसोमी। ट्रायोसोमी का मतलब 2 ही क्रोमोजोम होने चाहिए, आप 3 आ गया, ठीक है ना। तो इसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। और कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे थोड़ा सा मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है, फैट राउंड फेस हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जो आई का जो पार्ट होता है ना, आई का कलर्ड वाला पार्ट, वहाँ पे वाइट स्पॉट आ जाते हैं, थोड़े बहुत ऐसे ऐसे। HIV मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, HIV मेनली किसको इन्फेक्ट करता है ये बताना आपको। ये जो साइटोटॉक्सिस टी लिम्फोसाइट होता है ना, उसको, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। HIV एक्चुअली जो हमारे बॉडी का लिम्फोसाइट होते हैं ना, उसी को इम्पैक्ट कर देता है। और लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा था और मतलब एक्चुअली कंट्रोल कर रहा था। और टेस्ट क्या है HIV वायरस का, जो एक एलिसा टेस्ट होती है, एलिसा, वो है इम्पॉर्टेंट, याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट फील difficulty in reading the book on the table but reads properly in the words written on the blackboard। यानी टेबल का चीज नहीं पढ़ाई हो रहा है, यानी नजदीक का तो नहीं दिखाई दे रहा है और बाहर का दूर का दिखाई दे, यानी लॉन्ग वाले का दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, यानी लॉन्ग वाला इसको साइट हो रहा है। अगर इसको नजदीक का साइट होता तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते, ठीक है ना। मतलब लॉन्ग का साइट हो रहा है, शॉर्ट ही नहीं हो रहा है, यानी इसको इसलिए बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। चलिए यहीं तक हम रहने देते हैं और ये लास्ट कर लेते हैं 20। जीका वायरस के बारे में चाहे यहीं तक रहने देते हैं। और ये मैं पब्लिक एक्चुअली कर रहा हूँ, और जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लें। September 30 लास्ट डेट है जितने भी कोर्स है हमारे कंप्लीट होने का, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पर। चाहे जो हमारा क्राउन पब्लिकेशन वाला बुक है वो, और राकेश यादव सर का बुक है वो, और लुसेंट जीके का बुक है वो, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि एक बारी बर्डन नहीं रहे। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जो प्राइवेट टेलीग्राम है, उसमें सबका प्लेलिस्ट अब बना दे रहा हूँ, ताकि आप एक बारी एक सब्जेक्ट खोलो और पूरा वो कर लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट खोलो पूरा कर लो। पहले क्या था कि ये जैसे मैं जैसे जैसे वीडियो बनाता जाता था वैसे वैसे ग्रुप में डालता जाता था अनलिस्ट कर करके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं, आपको कोई भी डाउट हो, कोर्स खरीदना हो, आप इस नंबर पर खरीद सकते हो। देखो ऐसे ही मैं कराता हूँ, कोई कोई सब टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बताना नहीं होता, नहीं बताते, ज़रूरत होती है तो बता देते हैं। देखो जरूरत नहीं बताना ज़्यादा और कम बताना डिपेंड करता है कि क्या उसमें ज़रूरत है,
या मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं ऐसे ऐसे बताने लगूँ, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉपिक है, हमें बस इतना टी लिम्फोसाइट पता रहता वो भी काफ़ी है। हमें इन सब हेल्पर लिम्फोसाइट क्या है, किलर लिम्फोसाइट नहीं, हम नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। वही EPFO, जब इस एग्ज़ाम में इतना पूछा तो इसके अलावे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें तो हल्का ही पूछेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, थैंक यू।